दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कम फंक्शन, यानी गठन सह प्रकार के आधार पर। ठीक है, गठन सह प्रकार के आधार पर। तो हम लोग पढ़ेंगे लेबर के कंटेक्स्ट में। तो गठन सह प्रकार के आधार पर ट्रेड यूनियन को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस। या ट्रेड यूनियंस is classified in 3 categories on the basis of, या trade unions are classified in 3 categories on the basis of constitution कम फंक्शन। इसको कहीं कहीं फॉर्मेशन भी कर देगा, इसको फॉर्मेशन कम फंक्शन भी आप लिख सकते हैं, क्या समझे? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कम फंक्शन या कॉन्स्टिट्यूशन कम फंक्शन। इस आधार पर ऑन सच बेसिस द ट्रेड यूनियंस आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज लेबर यूनियन, सेकेंड वन इज एम्प्लॉयर्स यूनियन, एंड थर्ड वन इज कंपनी यूनियन। कंपनी यूनियन, ठीक है, कि 3 कैटेगरी में इस आधार पर बांटते हैं श्रम संघ को, लेबर यूनियन, एम्प्लॉयर्स यूनियन और कंपनी यूनियन। अब ये देखना है कि क्या इसमें तीनों में बेसिक डिफरेंस है। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन कम फंक्शन। ठीक है, तो अब ये लेबर यूनियन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वर्कर्स। ठीक है, एंड द इंटायर फंक्शंस ऑफ द ट्रेड यूनियंस आर डिवोटेड टू द वेलबींग ऑफ द वर्कर्स। और जो भी फंक्शन करेगा, इसका फंक्शन जो होगा वह इंटायर फंक्शन इन फेवर ऑफ वर्कर होगा। जो भी कार्य करेगा वो सारा कार्य किसके फेवर में होगा? वर्कर के फेवर में, यानी कंस्टिट्यूटेड बाय वर्कर्स एंड फंक्शन जो होगा वो डिवोटेड टू इन फेवर ऑफ वर्कर्स, यानी जो भी क्रियाकलाप करेगा वो श्रमिक के पक्ष में करेगा। दूसरा है एम्प्लॉयर्स यूनियन। एम्प्लॉयर्स यूनियन का खूबी होगा कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एम्प्लॉयर्स और इसका जो भी फंक्शन होगा, इसका जो भी फंक्शन देखिएगा, इंटायर फंक्शंस विल बी डिवोटेड टू इन फेवर ऑफ द एम्प्लॉयर। जितने फंक्शन होगा वो सारा फंक्शन इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयर होगा। सारा फंक्शन जो है वो एम्प्लॉयर्स के फेवर में होगा, इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयर्स। तीसरा है कंपनी यूनियन। ये अजीबोगरीब यूनियन है। कंपनी यूनियन ये होता है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वर्कर्स कंस्टिट्यूटेड बाय वर्कर्स, श्रमिक द्वारा गठित होता है और ये सर्टेन फंक्शन इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयर करता है। और इसका सर्टेन फंक्शन, कुछ फंक्शन जो होता है वो सर्टेन फंक्शंस जो है, कुछ फंक्शन इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयर होता है।
इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयर होता है। कुछ इसका फंक्शन का जब स्टडी कीजिएगा तो कुछ इसका फंक्शन दिखाई देगा जो वह एम्प्लॉयर के फेवर में किया है। यानी कि इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयर होता है, या इसके जो लीडरशिप हैं वो एम्प्लॉयर से बिके हुए रहते हैं, एम्प्लॉयर से ऑब्लाइज रहते हैं, नहीं ऑन एनी ग्राउंड द लीडर ऑफ द ट्रेड यूनियंस में भी ऑब्लाइज्ड हो सकते हैं, उसके चलते वो एम्प्लॉयर के फेवर में। डायरेक्ट अगर देखिएगा उसके फंक्शन का एनालिसिस कीजिएगा तो नहीं पता चलेगा कि द ट्रेड यूनियंस आर वर्किंग इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयर और नॉट, और डायरेक्ट विजिबल नहीं होगा। जब इसके फंक्शन का इंटेंसिव एनालिसिस कीजिएगा, गहन विश्लेषण कीजिएगा, तब वहाँ पता चलेगा कि ये एम्प्लॉयर के फेवर में फंक्शन कर दिया है, समझे। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके फंक्शन से वर्कर को बेनिफिट होगा, नो डाउट द वर्कर्स विल बी बेनिफिटेड, लेकिन इनडायरेक्ट जो फंक्शन है वह एम्प्लॉयर को भी बेनिफिटेड करेगा, पैरेलल, समझे। वो पैरेलली जो है एम्प्लॉयर को थोड़ा बेनिफिटेड कर दिया और वर्कर को तो बेनिफिट कर देगा ही, समझे। तो इस तरह का वो फंक्शन करता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जब करेगा तो ये लेबर जो है, वर्कर जो है, वो तुरंत प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को भगा देगा मार के, कहेगा कि आपकी ज़रूरत नहीं है। तो वो जब तक आप गहन विश्लेषण नहीं कीजिएगा ये क्लियर नहीं हो सकता, समझे। तो लेबर यूनियन, इफ एनी ट्रेड यूनियन इज कंस्टिट्यूटेड बाय वर्कर्स एंड द ट्रेड यूनियन वर्क्स इन फेवर ऑफ द वर्कर्स, लेबर यूनियन, if any trade union is constituted by employer and the entire functions of the trade union are devoted to in favor of the employers, and if any trade union is constituted by workers but the trade unions, mean the certain functions of trade unions are in favor of employer, समझे। इनडायरेक्टली उसके कुछ फंक्शंस जो है वह नियोजक के पक्ष में अप्रत्यक्ष रूप से होगा। तो ऐसे यूनियन को हम क्या कहेंगे, कंपनी यूनियन, समझे। अब कैसे हम जस्टिफाई करेंगे कि कोई भी ट्रेड यूनियन एक कंपनी यूनियन के रूप में काम कर रहा है, समझे। इसको कैसे चेक करेंगे, तो एक एग्जाम्पल देकर बता देते हैं कि ये कंपनी यूनियन के रूप में काम कर रहा है, इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, देखिए एक एग्रीमेंट हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन में, और उस ऑर्गेनाइजेशन में 18,000 वर्कर्स हैं। टोटल 18,000 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड in that organization, or agreement made by the employers representative and representatives of workers regarding wage enhancement। ये एग्रीमेंट किस पर हुआ, वेज इन्हांसमेंट पर, ठीक है। वेज इन्हांसमेंट पर एग्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और इस एग्रीमेंट के प्रभाव से, माने इस एग्रीमेंट के कारण एवरेज 500 रुपीज़, एवरेज औसतन 500 रुपीज़ पर वर्कर इन्हांस होगा। पर वर्कर जो है वह वेज इन्हांस होगा। एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट से वर्कर औसतन, किसी को 700 भी हो सकता है, किसी को 200 भी हो सकता है, एवरेज जो है हम लिखे कि 500 पर वर्कर जो है वेज इन्हांस हो जाएगा, एवरेज। अब इस पर इस एग्रीमेंट का डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की बात है। डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कब से ये एग्रीमेंट लागू होगा। तो मानिए कि ये एग्रीमेंट हो रहा है नवंबर 5 नवंबर को। एग्रीमेंट कब हो रहा है,
एग्रीमेंट का डेट कब है? 5 नवंबर। समझे? एग्रीमेंट 5 नवंबर को हो रहा है। आज जब डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डालने की बात आई तो एम्प्लॉयर कहा उससे, ट्रेड यूनियन के लीडर से, कि देखिए फाइनेंशियल ईयर हमारा मार्च में ख़त्म होगा, तो आप अप्रैल से लागू होगा, डेट डाल दीजिए। तो ये कब से लागू हो गया? अप्रैल से। अप्रैल से इम्प्लीमेंट होगा। अब वर्कर भी खुश कि हमारा वेज क्या हुआ, इन्हांस हो गया। वर्कर खुश हो गए कि हमारा वेज इन्हांस हो गया। एग्रीमेंट का पेपर भी देख सकते हैं कि लीजिए वेज इन्हांस हो गया। समझे? अब ये लीडर जो है वर्कर को कन्विंस भी कर लेगा कि देखो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा मार्च में, अप्रैल से ये पेमेंट शुरू हो जाएगा। ये 2-3 महीना की तो बात ही है। बहुत जो है नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, बहुत रिगिड किए हैं, प्रेशर डाले हैं, तब एक्सेप्ट कर लिया। वर्कर भी कन्विंस हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन ये डेट अगर नहीं डाला रहता, अगर ये अप्रैल का डेट नहीं डाला रहता कि हम 1 अप्रैल से लागू करेंगे, अगर ये डेट नहीं डाला रहता तो ये लागू हो जाता आज 5 नवंबर से। लेकिन एग्रीमेंट पर डेट डाल दिया। जैसे डाल दिया, अब देखिए नवंबर का पेमेंट कब मिलेगा? तो दिसंबर में नहीं मिला। दिसंबर का पेमेंट जनवरी में नहीं मिला। जनवरी का पेमेंट फरवरी में नहीं मिला। फरवरी का पेमेंट मार्च में भी नहीं मिला। मार्च का पेमेंट अप्रैल में भी नहीं मिला। ये मिलेगा कब से? मई से मिलेगा। इसलिए अप्रैल का पेमेंट मई में मिलेगा, तो इनको मई से मिलेगा। अब यहाँ जोड़िए कि ये केवल डेट डाला है तो एम्प्लॉयर को बेनिफिट कितना दे दिया इसको। अब इसको देखिए कि कितने टोटल वर्कर हैं? 18,000 वर्कर हैं। एवरेज कितना बढ़ रहा है? 500 बढ़ रहा है। कै महीना बाद मिलेगा? 5 महीना बाद मिलेगा। अब गुणा करके देख लीजिए। 9 आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5.5 करोड़। 4 करोड़ 50 लाख। 4.5 करोड़ एम्प्लॉयर को वो बचा दिया। खाली डेट डालने के चलते एम्प्लॉयर को 4.5 करोड़ की बचत हो गई। अब नेता को इसमें से 10-20 लाख रुपया छटा देगा। नेता भी खुश, वर्कर भी खुश, एम्प्लॉयर भी खुश। समझे? तो जब तक उसका इंटेंसिव एनालिसिस नहीं कीजिएगा, गहन विश्लेषण नहीं कीजिएगा, तो कहाँ उस एग्रीमेंट में वो डंडी मारा है नेता, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है? तो ऐसे ही ट्रेड यूनियन को हम लोग कंपनी यूनियन कहते हैं। अब यहाँ दूसरी चीज़ देखिए। इन रियल सेंस जो है वो कंपनी यूनियन क्या है? इन रियल सेंस वास्तविक रूप से कंपनी यूनियन है क्या? वर्कर यूनियन है ना। कंपनी यूनियन क्या है? वर्कर्स यूनियन है या लेबर यूनियन है। वर्कर्स या लेबर यूनियन है। ठीक है? और इस लेबर यूनियन या वर्कर्स यूनियन को एम्प्लॉयर के फेवर में काम करने के चलते इसको उपाधि देते हैं कंपनी यूनियन को। जैसे बहुत लड़का है जिसको दूसरा कहता है बड़का गधा है, तो रियल सेंस में वो है आदमी, लेकिन उसके उस बिहेव या उसके कैरेक्टरिस्टिक पर कहता है बड़ा गधा है। नहीं, भैंस है, बैल है, नहीं, इस तरह से कुत्ता है, इस तरह का जो उपाधि दिया जाता है। रियल में तो आदमी रहता है ना।
लेकिन उसके वो चरित्र से, उसके व्यवहार के आधार पर उसको ये उपाधि दिया जाता है। तो यह भी किसी अगर लेबर यूनियन को कंपनी यूनियन का उपाधि दिया गया, मतलब कि वह ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर के फेवर में काम करता है, समझे। तो इन रियल सेंस कंपनी यूनियन इज ए लेबर और वर्कर्स यूनियन, बट ड्यू टू द फंक्शन इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयर, समझे, सच टाइप ऑफ यूनियन इज डिनोटेड एज कंपनी यूनियन, समझे। तो इस तरह के काम के चलते उसको कंपनी यूनियन कहा जाता है। देखिए अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है एरिया कम मेंबरशिप, क्षेत्र सह सदस्यता, क्षेत्र सह सदस्यता के आधार पर, ठीक है। तो इस आधार पर क्लाइड ई डैंकर्ट, समझे, उनकी किताब है कंटेम्पोररी यूनियनिज्म, उसमें एक क्लासिफिकेशन दिए हैं, समझे। तो इस बेसिस पर क्लाइड ई डैंकर्ट ने, क्लाइड ई डैंकर्ट, और इनकी किताब है, इनकी बुक है कंटेम्पोररी यूनियनिज्म, और इस कंटेम्पोररी यूनियनिज्म में एक लिखे हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस, यानी श्रम संघ जो है वो 5 तरह के होते हैं, समझे। ये कितने बताए हैं? 5 टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन बताए हैं। पांच तरह के ट्रेड यूनियन बताए हैं क्लाइड ई डैंकर्ट ने अपनी पुस्तक कंटेम्पोररी यूनियनिज्म में, यानी क्लाइड ई डैंकर्ट हैज क्लासिफाइड द ट्रेड यूनियन in his book Contemporary Unionism in 5 categories। अब कौन कौन से हैं, समझे। तो पहला उन्होंने कहा क्राफ्ट यूनियन, पहला क्लाइड ई डैंकर्ट ने कहा क्राफ्ट यूनियन। ये पहला यूनियन है, वो है क्या? क्राफ्ट यूनियन है। अब है कि क्राफ्ट यूनियन किसको कहेंगे? शिल्पी संघ, क्राफ्ट यूनियन मतलब शिल्पी संघ। तो उनका कहना है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई एरिया कोई ऑर्गेनाइजेशन और कोई एरिया, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियन गठित हो, इफ एनी ट्रेड यूनियन इज कंस्टिट्यूटेड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑन इन एनी स्पेसिफिक एरिया, जैसे बिहार कह दिया तो एक एरिया का बोर्ड होगा ना, पटना डिस्ट्रिक्ट, समझे, एक एरिया का बोर्ड हो जाएगा। तो ये एरिया में या कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बोकारो स्टील प्लांट, पटना यूनिवर्सिटी, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड होता है, मगध यूनिवर्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड हो गया। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई एरिया में ट्रेड यूनियन गठित हो, क्या हो? ट्रेड यूनियन कंस्टिट्यूट किया जाए। यहाँ हम ट्रेड यूनियन कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, कोई एरिया में या कोई ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियन गठित किए, लेकिन इसके जितने भी मेंबर हैं, समझे, नेचर ऑफ जॉब जो है, नेचर ऑफ जॉब ऑफ ऑल मेंबर्स of all members of the trade union क्या हो? सिमिलर हो। नहीं समझे?
यानी एरिया में भी बन रहा है, तो यहाँ नेचर ऑफ जॉब ऑफ इन ऑल मेंबर्स, नेचर ऑफ जॉब ऑफ ऑल मेंबर्स, जितने भी सदस्य हैं उनका नेचर ऑफ जॉब क्या हो, सिमिलर हो। तो वैसे ट्रेड यूनियन को क्या कहेंगे, कंपनी क्राफ्ट यूनियन कहेंगे। देन दैट सच टाइप ऑफ ट्रेड यूनियन इज सेड टू बी क्राफ्ट यूनियन। यानी कि इफ एनी ट्रेड यूनियन इज कंस्टिट्यूटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी स्पेसिफिक एरिया and the nature of the entire members of the trade union is similar, then such type of trade union is said to be craft union। यदि किसी संस्थान या किसी विशिष्ट क्षेत्र में कोई श्रम संघ गठित किया जाता हो और उस श्रम संघ के सभी सदस्यों की कार्य की प्रकृति एक समान हो, तो वैसे श्रम संघ को हम क्या कहेंगे, क्राफ्ट यूनियन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पटना यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन, बिहार इंजीनियर्स एसोसिएशन, नहीं समझे? तो इसमें क्या है, पटना यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, पुट्टा, तो पटना यूनिवर्सिटी जितना टीचर होंगे वही मेंबर होंगे। बासरा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन, जो भी डिप्टी कलेक्टर होगा वही मेंबर होगा। बिया बिहार इंजीनियर्स एसोसिएशन, जितना भी बिहार के इंजीनियर हैं वो, यहाँ देखिए ऑल इंडिया हजमत एंड नाई संघ, हजमत एवं नाई संघ नहीं, अखिल भारतीय हजमत एवं नाई संघ, हजमत उर्दू शब्द है और नाई हिंदी शब्द है, हजाम और नाई संघ है। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन, अखिल भारतीय शिक्षक संघ, ये सब क्या है, सब क्राफ्ट यूनियन है, समझे? अब क्राफ्ट यूनियन का खूबी है कि जैसे पूटा है और पूटा स्ट्राइक कर दे तो पटना यूनिवर्सिटी में एक भी क्लास होगा नहीं होगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, चौपट हो जाएगा। नहीं, पूरा चौपट हो जाएगा। डॉक्टर का यूनियन बन गया है नहीं, तो पूरा चौपट हो जाएगा। तो इस तरह का यूनियन अगर इंडस्ट्री में बैठे तो क्या वो इंडस्ट्रियल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए कि पूरा इंडस्ट्री को बैठा देगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का प्लिंथ एक है, इंडस्ट्री जो है वो आर्थिक विकास का एक केंद्र है, धुरी है, एक नींव है। तो इस तरह के ट्रेड यूनियन को इंडस्ट्रियल फील्ड में इनकरेज करना चाहिए कि डिस्करेज करना चाहिए? डिस्करेज करना चाहिए। तो हमारा सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर लिखा है, हमने the formation of craft union in industrial field should be discouraged.
औद्योगिक क्षेत्र में शिल्पी संघ के गठन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हमने इसलिए शिल्पी संघ बन गया तो पूरे इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन को लेकर क्या करेगा, बैठ जाएगा, चौपट कर देगा। समझे? तो ऐसे यूनियन को औद्योगिक क्षेत्र में क्या करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं तो पूरे इंडस्ट्री को चौपट कर देगा। ठीक है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कम फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कम मेंबरशिप के बेसिस पर। तो एरिया कम मेंबरशिप के बेसिस पर दूसरा जो है वो है इंडस्ट्रियल यूनियन, औद्योगिक संघ। ठीक है। ये कहता है, इसका कंसेप्ट कहता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियन गठित हो। ठीक है। ट्रेड यूनियन गठित हो, इस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट नेचर ऑफ जॉब्स वाले, यानी विभिन्न कार्य के प्रकृति वाले इसकी सदस्यता ले ले। यानी कि जो डिफरेंट जॉब्स वाले लोग हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स या नेचर ऑफ जॉब्स वाले हैं, वो इसके मेंबरशिप ले ले। समझे? यानी कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियन कंस्टिट्यूट हो और उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह के एनी टाइप ऑफ वर्क, किसी भी तरह के कार्य करने वाले व्यक्ति उसकी सदस्यता प्राप्त कर ले। इफ एनी ट्रेड यूनियन इज कंस्टिट्यूटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनी जॉब पोजीशन मे बी ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ द ट्रेड यूनियन, then that trade union is said to be industrial union। यानी कि कोई संस्थान में कोई श्रम संघ गठित हो और उस संस्थान में किसी भी कार्य पर नियोजित व्यक्ति, किसी भी तरह के कार्य पर नियोजित व्यक्ति उसकी सदस्यता प्राप्त कर ले, उसकी सदस्यता प्राप्त कर सके, तो उसको कहेंगे हम लोग औद्योगिक संघ। ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक होता है और नेचर ऑफ जॉब ऑफ मेंबर्स, नेचर ऑफ जॉब ऑफ मेंबर्स ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी ऑर्गेनाइजेशन एक ही होगा, लेकिन द नेचर ऑफ जॉब्स ऑफ डिफरेंट मेंबर्स विल बी डिफरेंट। समझे? ये सारे मेंबर के नेचर ऑफ जॉब सिमिलर नहीं होगा, जबकि क्राफ्ट यूनियन में क्या था, सिमिलर था। ठीक है। अब यहाँ फ़ायदा देखिए क्या होता है। फ़ायदा होता है कि लेट के ये ट्रेड यूनियन कि इस ऑर्गेनाइजेशन में 3 ट्रेड यूनियन बने, ट्रेड यूनियन ए, ट्रेड यूनियन बी, ट्रेड यूनियन सी। 3 ट्रेड यूनियन बन रहे हैं। हर ट्रेड यूनियन में, हर ट्रेड यूनियन का जो मेंबर होगा उसका नेचर ऑफ जॉब क्या होगा, डिफरेंट तरह का होगा। तो सब तरह के काम करने वाले इस ऑर्गेनाइजेशन में, हर तरह के काम करने वाले हर ट्रेड यूनियन में मौजूद हैं। समझे? तो अगर कोई एक ट्रेड यूनियन मानिए कि ये सी स्ट्राइक पर चला जाए, स्ट्राइक पर चल जाए, तो इसमें हर तरह के काम करने वाला आदमी है, इसमें भी हर तरह का काम करने वाला आदमी है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन पैरालाइज होगा? नहीं होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करेगा। ओवर टाइम कराना पड़ेगा, कुछ वर्कर से ओवर टाइम करा लेंगे और ओवर टाइम करा के वो काम हमारा कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर सब ट्रेड यूनियन में जो मेंबर्स के नेचर ऑफ वर्क अगर सिमिलर होता और तब स्ट्राइक कर देता तो वो काम करने वाला तो कोई नहीं रहता। इसीलिए कहा कि क्राफ्ट यूनियन जो है इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए।
समझे। और ये इंडस्ट्रियल यूनियन इंडस्ट्री में होना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल यूनियन के बारे में क्या हमारा एनसीएल कहेंगे, सेकंड एनसीएल क्या कहेगा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनियन इन इंडस्ट्रियल फील्ड शुड बी इनकरेज्ड। नहीं समझे, यानी कि इसके गठन को, इंडस्ट्रियल यूनियन के गठन को इंडस्ट्रियल फील्ड में इनकरेज करना चाहिए। इसके कॉन्स्टिट्यूशन को, इसके गठन को इनकरेज करना चाहिए। कहाँ? इन इंडस्ट्रियल फील्ड, इंडस्ट्रियल फील्ड, औद्योगिक क्षेत्र में इसके गठन को इनकरेज करना चाहिए। इसलिए कि यह अगर बन जाता है, एक से ज़्यादा अगर बन जाता है, तो एक ट्रेड यूनियन स्ट्राइक भी करेगा, फिर भी देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। समझे, ओवर टाइम करा ले लेगा, मैंने ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट पैरालाइज्ड, ऑर्गेनाइजेशन पैरालाइज नहीं हो सकता है। जबकि क्राफ्ट यूनियन अगर बन जाता तो एक तरह के काम करने वाला पूरा ट्रेड यूनियन रहता, और जैसे काम स्ट्राइक करता पूरा ऑर्गेनाइजेशन बंद कर देता। तो इसको कहता है कि इस तरह के यूनियन को क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनियन इन इंडस्ट्रियल फील्ड शुड बी इनकरेज्ड। ठीक है।